शादी तक एक पुत्र और बेटी हमेशा एक प्यारी बेटी होती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई यह सामाजिक टिप्पणी महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता का मार्ग प्रशस्त करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान धारा क्रक्स एनालिसिस में आज हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के बारे में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की परिभाषा को और बृहत रूप में निर्देशित करता है एवं पुत्रियों को पुत्रों के समान संपत्ति के अधिकार में समानता का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए जानें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया ये फैसला क्या है। यदि हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच द्वारा एक फैसला लिया गया जो कि हिंदू वीमेंस राइट का एक बृहद रूप है, जिसे वह बड़ी परिभाषा के तौर पर यहाँ पर दर्शाता है। और इस फैसले में ये कहा गया है कि पुत्रियों को पुत्रों के समान ही सहदायिकी यानी कि को पार्टनर का अधिकार प्राप्त है, चाहे उसका जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, और उसे पुरुष या मेल हेयर्स के समान ही यहाँ पर सारे अधिकार प्राप्त हैं। यह जजमेंट जो लिया गया है इसकी अध्यक्षता अरुण मिश्रा जी ने की थी। साथ ही साथ इनके 2 और जज जो कि अब्दुल नजीर साहब एवं MR शाह जी भी इस बेंच में शामिल थे। यदि हम इस जजमेंट की बात करें तो ये जजमेंट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का पूर्व व्यापी परिणाम ही यहाँ पर प्रस्तुत करता है और इसकी एक बृहद परिभाषा यहाँ पर दर्शाई जा रही है। यदि हम इस वर्डिक्ट की बात करें तो ये जो वर्डिक्ट है इसके तहत ये कहा गया है कि हिंदू वुमेन्स राइट एक्ट के तहत जो भी बेटी रहेगी उसे अपने भाई के अनुसार या हम बोलें कि पुत्र के अनुसार ही अपने पिता की संपत्ति में, अपने पिता की पैतृक एवं निजी संपत्ति में समान रूप से अधिकार प्राप्त होगा। वह उसकी को पार्टनर रहेगी, चाहे उसके पिता उस समय जीवित हो या ना जीवित हो। क्यों? क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जन्म से ही पुत्रियों को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है और सहदायिकी का जो अधिकार है उनका जन्म सिद्ध अधिकार होगा। अब ये जो फैसला लिया गया है वह एक्चुअली में 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ था 1956 के हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो यहाँ पर 2005 में जो संशोधन हुआ था उसी का एक बृहद रूप है। हालांकि यह जो कहा गया है यह 2005 के अमेंडमेंट में भी कह दिया गया था, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे यहाँ पर निर्णय लिए गए सुप्रीम कोर्ट या द्वारा कि इनमें कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। यदि हम इस कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें तो 2015 में एक निर्णय लिया गया था कि 2015 की यदि हम बात करें, प्रकाश बनाम फूलवती जो मामला था उसमें यह कहा गया था कि जो पुत्री होगी उसे संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कारण ये दिया गया था कि 9 सितंबर 2005 से पहले उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं 2018 के एक मामले को यदि हम देखें जो कि था दनम्मा बनाम अमर मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना यहाँ पर वर्डिक्ट दिया था कि पुत्री को समान अधिकार प्राप्त होगा भले ही उसके पिता की मृत्यु 2001 से पहले क्यों नहीं हो गई हो। तो ये जो 2 ऐसे मामले थे 2015-2018 का मामला जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। जो 2005 के संशोधन जो हुआ था उससे डिफरेंट अलग थे। 2018 का मामला तो 2005 को यहाँ पर पूरी तरीके से पोषित कर रहा था, लेकिन 2015 कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था ये मामला। तो इस मामले को व्यापक रूप से दर्शाने के लिए 2015 का जो था कि उसमें कहा गया था कि समान अधिकार नहीं मिलेगा, उसे निरस्त कर दिया गया और ये नया वर्डिक्ट यहाँ पर दिया गया। 121 पेजों की इस श्रृंखला में एक नया वर्डिक्ट यहाँ पर सुनाया गया। तो यही चुनौती थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि कैसे इसे बड़े रूप में परिभाषित करें, कैसे जो ये गफलत हुई है दोनों
यदि हम वर्डिक्ट के बीच में कहें तो इसे कैसे सुधारा जाए और इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, इसके लिए अभी 11 अगस्त 2020 में फिर से 2005 के अमेंडमेंट को रिव्यू करते हुए उन्होंने फिर से कहा है कि जो पुत्री रहेंगी उन्हें पुत्रों के समान ही सहदायिकी का अधिकार प्राप्त होगा। और यहाँ पर एकदम साफ शब्दों में कहा है कि इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ है अथवा नहीं, या उनके पिता जीवित हैं अथवा नहीं जीवित हैं। तो ये इस बार के वर्डिक्ट में बहुत ही क्लियर तरीके से यहाँ पर बतला दिया गया है, ताकि आगे चलकर कोई भी यहाँ पर इशू ना हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है, अमेंडमेंट एक्ट जो अभी दिया है तो ये पूर्व व्यापी रूप से भी यहाँ पर लागू होगा कि 9 सितंबर 2005 के पहले के भी जो मामले रहेंगे या पुत्री जिसने जन्म लिया है उस पर भी ये पूरी तरीके से लागू होगा। यहाँ पर यह भी बतलाया गया है कि यदि कोई बंटवारा 9 सितंबर 2005 से पहले हो गया है तो वो निरस्त नहीं होगा, वो पहले की तरह ही जो 1956 के अधिनियम के तहत था उस तरीके से चलेगा यदि वह पूर्ण रूप से रजिस्ट्रीकृत है तो। लेकिन 2005 से जो मामले आएंगे उनमें ये नया रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ यहाँ पर क्लियरली होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब जो मौखिक रूप से जो भी बंटवारे होते थे उन्हें उनको कोई भी, यदि हम बोले सार्वजनिक रूप से कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं होते थे या जिनका रजिस्ट्रीकरण नहीं होता था तो ऐसे मामले या ऐसा बंटवारा नहीं माना जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको सार्वजनिक दस्तावेजों की अनुमति प्राप्त हो या आपने रजिस्टर करवा दिया हो, तब ये जो बंटवारे हैं उन्हें यहाँ पर पंजीकृत किया जाएगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, उनमें ये बंटवारा जो मौखिक रूप से हुआ है उसे माना जा सकता है, लेकिन यदि कब माना जाएगा, जब उन्हें सार्वजनिक रूप से इसकी सहमति प्राप्त हो। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी कहा है कि हाई कोर्ट इस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मामले अभी तक आए हैं उन्हें 6 महीने के भीतर ही सुलझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये बात हुई। तो ये पूरा वर्डिक्ट यहाँ पर कह रहा है कि बच्चियों को भी जन्म से अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर यदि हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की बात कर लें इसे समझने के लिए, तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया है वो एक्चुअली में मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ को ही यहाँ पर संहिताबद्ध किया गया है। मिताक्षरा हिंदू लॉ जो है वो क्या है कि यदि ये बोलता है कि जो भी पैतृक संपत्ति रहेगी उसमें जो मेल ही इसके उत्तराधिकारी रहेंगे, फीमेल को ऐसा नहीं किया गया था। हालांकि 1956 में फिर माताओं को, पत्नियों को और साथ साथ में जो अविवाहित महिलाएं, अविवाहित पुत्रियां थी उनको भी इसमें यहाँ पर प्रॉपर्टी में जगह मिली थी। यदि हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें तो हिंदू से यहाँ पर तात्पर्य होगा बुद्धिस्ट, सिख, जैन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और ऐसे लोग जो हिंदू के श्रेणी में आते हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ये लोग इस श्रेणी में हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत नहीं आएंगे। यदि इस एक्ट की हम बात कर लें तो हिंदू अविभाजित जो फैमिली रहेगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF में जो भी कानूनी रूप से लीगल जो उसके उत्तराधिकारी होंगे वो मेल पर्सन ही रहेंगे। ठीक है, साथ साथ अपनी माँ भी रहेंगी, उनकी पत्नियां रहेंगी और अनमैरिड डॉटर। तो ये लीगल यहाँ पर क्या होंगे, इसके उत्तराधिकारी होंगे। यदि हम अब इस अमेंडमेंट के जो हम बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट 2005 में हुआ उसकी क्या जरूरत आन पड़ी, तो ये जो था कि यहाँ पर 1956 में डिस्क्रिमिनेशन था, महिलाओं और पुरुषों के बीच में, पुत्र और पुत्रियों के बीच में समानता का अधिकार नहीं था संपत्ति के में, जबकि एक ही पिता की वे दोनों संतानें थी। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, समाज में असंतुलन बनाए रखे हुए था। तो इसके लिए 2004 में संसद में यहाँ पर कुछ नियम लाए गए जिसे 9 सितंबर 2005 को लागू किया गया इस अमेंडमेंट को, और इसमें कहा गया कि वुमेन भी, महिला भी, पुत्री भी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में को पार्टनर रहेगी, सहदायिकी रहेगी, उसे भी पूरा का पूरा अधिकार पुत्र के समान ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो जैसा एक पुत्र, यदि वो एक पुत्र होती तो उसे जन्म से ही को पार्टनर सहदायिकी का अधिकार प्राप्त हो जाता, वैसे ही महिलाओं को भी होगा। यदि हम को पार्टनर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें जन्म से ही अपने
जो पिता दादा परदादा की संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है उन्हें को पार्टनर कहते हैं। यदि हम बात करें कि ये जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है ये किसके लिए अप्लाई होगा, तो प्रॉपर्टी दो तरीके से बटाई जाती है। या तो कोई व्यक्ति अपने पूरे होशो हवास में अपनी वसीयत बिल बनाए और उसके तहत वह अपनी जो पूरी संपत्ति है, चाहे वह एंसेस्टर संपत्ति हो, ठीक है ना, पैतृक संपत्ति हो, या फिर वो अपनी खुद के द्वारा कमाई गई एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, उसे बिल में अपने वसीयत में चाहे तो अपने पुत्र, बेटे, भतीजे या किसी ट्रस्ट को भी वो अपनी संपत्ति दान कर सकता है। लेकिन यदि कोई हिंदू व्यक्ति अपनी बिल, अपनी वसीयत बनाए बिना ही जीवित ना हो, मतलब मृत्यु उसकी हो गई हो, तो उसकी जो संपत्ति है वो किस तरीके से बंटवारा उसका होगा, तो वो लीगल रूप से होगा, लीगली होगा। तो उसमें ये जो सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, वो इसमें लागू होगा। यदि इसके बैकग्राउंड की बात कर लें तो ये जो बैकग्राउंड है ये 174वें जब नीति आयोग था उसकी रिकमेंडेशन पर ये रिफॉर्म्स हुआ सक्सेशन लॉ। 2005 के अमेंडमेंट के पहले ऐसे कुछ राज्य थे जिनमें 1975 से ही जो पुत्री थी या बेटियां थी उनको को पार्टनर सहदायिकी का अधिकार प्राप्त था। ये राज्य थे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऐसे राज्य थे, और केरला भी ऐसे राज्य था जिसमें ये अधिकार प्राप्त था जॉइंट फैमिली वाले सिस्टम में। तो यदि आप गवर्नमेंट स्टैंड्स की बात कर लें तो गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट जो हुआ, या हम बोले 11 अगस्त 2020 में जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये चुनौती के लिए गवर्नमेंट्स की भी, यहाँ पर सरकार की भी राय ली गई। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये जो 1956 का जो मिताक्षरा के तहत, हिंदू मिताक्षरा लॉ के तहत जो लॉ था, ये क्या था, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इक्वली यहाँ पर राइट्स वुमेन को नहीं मिल रहे थे, ये उनकी फंडामेंटल राइट जो कि इक्वालिटी का राइट है उसके तहत ये उनका हनन कर रहे थे, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 में कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, उनके अधिकारों का हनन था। तो ये यहाँ पर स्टैंड रखा था गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, महिलाओं को भी यहाँ पर पूर्ण अधिकार अपनी पैतृक संपत्ति में मिलना चाहिए था। यहाँ पर एक बात और क्लियर करने वाली है कि 1956 की जो संपत्ति का अधिकार था उसमें महिलाओं को सिर्फ अपने पिता की कमाई हुई या एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसका ही हिस्सा मिल सकता था। जो पुश्तैनी जमीन जायदाद या दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी चली आ रही थी उसमें कोई भी अधिकार, कोई भी हिस्सा नहीं था। फिर 2005 के एक्ट के तहत ये अधिकार उन्हें मिलने लगा। यहाँ पर हम एक वर्ड यूज कर रहे थे मिताक्षरा, जो कि हिंदू लॉज के तहत है। तो यहाँ पर यदि हम मिताक्षरा लॉ स्कूल की बात करें तो जैसे कि दो तरीके के लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है सिविल लॉ, दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ के तहत सभी को समान अधिकार यहाँ पर प्राप्त होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्हें समान रूप से पनिशमेंट मिलेगी जो क्रिमिनल्स के लिए है। एक ही उन्हें पैमाने पर रखकर नापा जाता है। लेकिन जो सिविल लॉ होते हैं वो अपने धर्म अनुसार यहाँ पर चलते हैं। जैसे मुस्लिम की यदि हम बात करें तो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है जो कि शरीयत के हिसाब से चलता है। वैसे ही हिंदूज का जो है उनका भी एक लॉ बोर्ड है जो कि कई जगह पर मिताक्षरा लॉ स्कूल की तरह काम करता है, कहीं पर दया भाग लॉ स्कूल की तरह ये काम करता है। यदि हम मिताक्षरा लॉ स्कूल की बात करें, जो 1956 का उत्तराधिकार अधिनियम था वो मिताक्षरा के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। इसमें ये जो मिताक्षरा लॉ है ये बेसिकली ये विजानेश्वरा की याज्ञवल्क्य स्मृति का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें ये इन्होंने उत्तराधिकार अधिनियम को यहाँ पर दर्शाया है। यहाँ पर पुत्रों को, मेल जो है उन्हें जन्म से ही अपनी सहदायिकी का अधिकार प्राप्त हो जाता है बाय बर्थ, और ये दबाव भी बना सकते हैं बंटवारे के लिए, इसके तहत ये भी कहा जाता है। यहाँ पर को पार्टनर का शेयर पहले से डिफाइन नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं को उस तरीके के अधिकार प्राप्त नहीं है। वाइफ की यदि बात करें तो वाइफ को यहाँ पर सहदायिकी नहीं होती, बस वो अपने भाग का, अपने पति की संपत्ति में से कुछ भाग प्राप्त करने की अधिकारी होती है, ना कि को पार्टनर की अधिकारी। वहीं दया भाग की बात करें तो ये बेसिकली बंगाल और असम में ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, और ये जिम्युता वाहना द्वारा डिराइव किया हुआ है। इसमें ऑटोमेटिक ओनरशिप
व्यक्ति को नहीं मिल जाती, पुत्र को नहीं मिल जाती। इसके लिए कब तक नहीं मिलती? जब तक उसके पिता जीवित रहते हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात फिर ये ऑनरशिप लड़के को चली जाती। लेकिन मिताक्षरा में पिता के जीवित होने के साथ साथ ही व्यक्ति को या पुरुष को वहां पर जो सहभागिता यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से जो 1956 था वो मिताक्षरा के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो इस नए वर्डिक्ट ने जो भी कॉन्ट्रडिक्शन हुए थे उसको यहाँ पर एक विराम दिया है और महिला सशक्तिकरण के रूप में एक नए यहाँ पर नई आशा की किरण यहाँ पर जागृत की है। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।